के एक पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दी है कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। की सरकार के द्वारा इंडिया से रिक्वेस्ट करी गई कि प्लीज हमें चावल भेज दीजिए और हम लोग आपके चावल के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना है जिसमें डीप स्टेट ने इतना गंद मचाया है कि अब ये कंट्रीज एक दूसरे पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। নতুন চাউল বাড়ছে একটু কমতে ছিল নতুনগুলা এরপর থেকে আবার নতুনগুলো বাড়তি পুরানগুলো তো বাড়তি হয়েছে। এটা ওরা বলতেছে ওই পুরাতন ধানটা শর্ট, জিরা দানার দাম বেশি, 1800 টাকা নিয়ে দানার দাম, ওই হিসাবে ওরা ওই হিসাবে 1-1.5 আর ওইটা ইন্ডিয়া থেকে যেটা আসছে এটার দামও বেশি। অনেক বেলার হয় আপনার এখন। देश के फूड एडवाइजर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं, लिहाजा इनको मिक्स ना किया जाए। প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকের কাছ থেকে ধান কিনে মজুত করছে কিছু কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান। চাউলের দামটা বাড়ায় একমাত্র বড় বড় মিলাররা, যারা লক্ষ লক্ষ বস্তা কিনে মজুত করে রাখে। মিলাররা এখন বারবার এক কথা বলছে যে ধানের দাম বেশি। ধানটা কারা খরিদ করছে? কি সত্যিকার মিলাররা খরিদ করতেছে? पता है कि इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क भारत 150 ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल इंडिया ने बांग्लादेश में चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय बहुत बुरी कंडीशन है। बांग्लादेश में चावल बिल्कुल नहीं है और इस समय बांग्लादेश बार बार भारत से चावल की भीख मांग रहा है कि किसी तरह से हमें चावल दे दो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है। 150 देशों में चावल एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन बांग्लादेश को नहीं देंगे, उस पर प्रतिबंध लग चुका है। जब तक यूनिस की सरकार और बांग्लादेश का एटीट्यूड ठीक नहीं है, भारत के प्रति चावल नहीं मिलेगा, कोई सहायता नहीं मिलेगी। इस बात का समर्थन और भी कई देश कर रहे हैं। चीन ने भी बांग्लादेश और पाकिस्तान से पल्ला छुड़ा दिया है और हमारे यहाँ अब लोगों का कहना है कि भाई 15 मिनट दो और बांग्लादेश का सफाया हो जाएगा। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई भारत को किसी तरह की सहायता करनी चाहिए और 15 मिनट में क्या वाकई बांग्लादेशियों का सफाया हो जाएगा? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, डीप स्टेट के खेल में जिस तरह से बांग्लादेश फंसा है और डीप स्टेट का मोहरा है यूनिस, तो यूनिस क्या कर रहा है और यूनिस को कैसे हटाया जाएगा, ये भी अब देखने वाली बात है। यूनिस का टाइम अब पूरा होने वाला है, ज्यादा समय नहीं चलेगा। 20 जनवरी को जैसे ही ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, यूनिस का गेम उस दिन खत्म हो जाएगा। आखिर ये डीप स्टेट है क्या? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो में बताया गया है कि डीप स्टेट है क्या और किस तरह से ये लोग अपना गेम खेलते हैं, किस तरह से देशों की सरकारों को हटाया जाता है, उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है और डीप स्टेट अपना गेम खेलता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। ये सिर्फ म्यान में रखने के लिए नहीं है मेरे मित्रों। नुकसान तो सबको ही होगा, वो सिर्फ बांग्लादेश इंडिया का नुकसान नहीं है, ये एशियन कंट्रीज का नुकसान। बांग्लादेश जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में ये एटीट्यूड है उनका कि वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसके बाद वहाँ पे म्यूटनी हो जाती है। इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत बेहतर है, इसमें शक वाली बात कोई नहीं है, लेकिन ये बनी है ये जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, ये इनको आगे और खुसूसी तौर पे पाकिस्तान को ये आगे नहीं आने देता, क्योंकि हम नेबर हैं इनके। तो वो इंडिया ने हर दफा हमारे लिए हर्डल्स ही पैदा की हैं। जैसे कि अब ये क्रिकेट का ये जो मैच हो रहे हैं वो नहीं आने दे रहा। इंडिया की जो है बात इसलिए नहीं करना चाहते कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, वो भी हमसे मिलती जुलती है। उनमें भी बहुत से क्रिमिनल्स हैं जो कि ऊपर वहाँ पे आज तक मार्शल लॉ तो नहीं आया। वो मार्शल लॉ इसलिए दिया कि शुरू में नेहरू ने डिसाइड कर लिया था, इस तरह से अवामी मामला चलता रहा। जब वहाँ जमहूरियत काम करती रही है, लेकिन अगर आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा आदमी तो नहीं, अच्छा आदमी नहीं है, वो क्रिमिनल है। मेरे ख्याल से बिजनेस का कोई मजहब नहीं है, ट्रेड का कोई मजहब नहीं है। आप तो मार्केटिंग के, आप मेरे से ज्यादा बेहतर। ट्रेड का मजहब है नहीं, आप कहीं पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, तो उसके आप क्या कहते हैं, आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं, शॉपें लगाई हुई हैं, शालम में चले जाएं, वो काम कर रहे हैं, हिंदू बैठे हैं, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं ना, तो आप उन्हें क्या कहते हैं कि हम आपसे हमारे से लेके वो हमारे लोगों को बेच रहे हैं। वो आते हैं, ये यात्री आते हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं नमक कहाँ से मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ से की वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, उस नमक को इंडिया के पास लेते हैं। इंडिया क्या करता है कि हमारे चावल को और हमारे नमक को प्रॉपर तरीके से वैल्यू ऐड करके उनको आगे भिजवा देते हैं। तो हम क्यों नहीं आगे? और उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन
इंडिया, मेड इन इंडिया चीजें हमारी होती ना इंडियन अवाम चाहती है, अच्छा ना पाकिस्तानी अवाम चाहती है। ठीक है। हम ट्रेड करना चाहते हैं, जबरदस्त। हम लोग मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन लॉबीज हैं ठीक है जो कि इंटरनेशनल लॉबीज हैं जो कि नहीं ये सारा काम होने देना चाहते। तो जैसी लीडरशिप होती है ठीक है। वैसे ही उसके असरात नीचे की तरफ नीचे आते हैं। तक आते हैं, अगर ऊपर करप्शन हो रही है तो नीचे भी होगी। कहते हैं कि मछली जो देश के फूड एडवाइजर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं, लिहाजा इनको मिक्स ना किया जाए। ट्रेड को और सियासत को अलग अलग रखा जाए तो ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त बांग्लादेश में चावलों का फुकदान चल रहा है, लिहाजा हमें जहां से सस्ता चावल मिलेगा हम वहां से सस्ता चावल खरीदेंगे, चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान। आपको पता है कि इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क भारत 150 ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल इंडिया ने बांग्लादेश में चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसने बांग्लादेश में हलचल मचा दी है जी। वो बांग्लादेश के से जो मुआशी हालात हैं उनको दुरुस्त कर देगा, सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसको ख़त्म कर देगा, लेकिन उनकी वो जो इकोनॉमी थी ना वो मैक्रो लेवल पे थी। जो आपकी माइक्रो लेवल होती है ना, या कि कॉमन पब्लिक की इकोनॉमी होती है ना, उसको एक पॉलिटिशियन ही समझ सकता है। और मोहम्मद यूनस जो है वो पॉलिटिशियन तो नहीं है ना, वो इकोनॉमिस्ट है। और इन्हें इस बात का उस वक्त जब ये गवर्नमेंट में आए थे और अपने हमसाये ममालिक के साथ कोई भी, ये जो 2024 है ना, इसमें कोई भी स्टेट जो है वो अपने किसी भी हमसाये ममालिक से नहीं लड़ सकती। हमने कितनी 3 जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ, हम क्या कर ले, एक दूसरे का हमने बिगाड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। अपना ही हम दोनों ने एक दूसरे का अपना ही नुकसान किया और खुद ही किया। यही बांग्लादेश में था। आपके पास बांग्लादेश में क्या था कि आपके पास इनकलाब आ गया, आप अपोजिशन जमातें जो है हसीना रिजीम से आप लोग जो है निजात चाहते थे और आपको मिल गई और बड़ी आसानी से मिली। देखिए 1000 या 1500 जाने देने के बाद उन्होंने पूरी एक रियासत पे एक पूरे सिस्टम को तब्दील कर दिया। तो ये किसी भी इनकलाब के लिए बड़ी छोटी कुर्बानी होती है, नहीं तो लाखों की तादाद में लोगों को कुर्बानियां जो वो देनी पड़ी। उसके बाद इन्हें ये चाहिए था कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप के जरिए ये तमाम जितनी भी कंट्रीज थी उनके साथ ये दोस्ताना ताल्लुकात कायम करते। बांग्लादेश इंडिया ने सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बात करेंगे, हमारी कोई भी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, हम अपने इंटरेस्ट पे और बांग्ला के इंटरेस्ट पे हम लोग बात करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन इन्होंने जो है ना वो जैसे कि कोई सुपर पावर ये बन गए थे, जैसे उनके पास बहुत बड़ा कोई अलादीन का चिराग आ गया था कि हमने भाई इंडिया को आंखें दिखाने ही दिखाने। देखिए इंडिया दूसरी बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया की। जो कॉन्सेप्ट है ना रोहित साहब, वी हैव ए लिटिल प्रॉब्लम विद दैट कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्या होता है, डीप स्टेट है क्या चीज? डीप स्टेट वो होती है जहाँ पे एस्टैब्लिश्ड ब्यूरोक्रेसीज होते हैं। जो अगर आपने यस मिनिस्टर शो देखा है बीबीसी का, मतलब यूट्यूब पे, दैट इज डीप स्टेट ना। ये मतलब हम कह देता है कि मिनिस्टर्स तो आते जाते रहते हैं, मैं तो यहीं रहूं तो जो सेक्रेटरी है, असिस्टेंट, वो ब्यूरोक्रेसी है। तो उसको कहते हैं डीप स्टेट के दिस इज ए स्टेट विच हैज इट्स ओन पर्पसेस। तो मिसाल के तौर पर FBI हैज एन इंटरेस्ट इन एक्सपैंडिंग FBI, तो वो compete करते रहते हैं CIA में, तो वो नेशनल इंटरेस्ट को तोड़ मोड़ के ऐसा जाहिर करना चाहते हैं कि FBI की जरूरत ज्यादा हो। सो देयर आर, दैट इज वेयर द डीप स्टेट कम्स इन। लेकिन अमेरिका में बिल क्लिंटन के जमाने से एक ट्रेडिशन शुरू हुआ है जिसमें क्या होता है, अब देखिए फॉर एग्जांपल आप इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ले लें, ठीक है? तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी जो टॉप होता है, जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसके नीचे सेक्रेटरीज ऑफ रीजन्स होते हैं ना, सेक्रेटरी फॉर सेंट्रल एशिया, सेक्रेटरी फॉर यूरोप। फिर थर्ड लेवल पे बंदा होता है जो कंट्री वाइज होता है ना, अफगानिस्तान एक्सपर्ट, अमेरिका एक्सपर्ट, रशिया एक्सपर्ट, ये 3 लेवल्स है। फिर उसके नीचे डिप्लोमेट्स होते हैं। तो अमेरिका में भी ऐसे ही है, स्टेट डिपार्टमेंट में यू हैव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर डेप्यूटी अंडर सेक्रेटरी, फिर उसके बाद डायरेक्टर लेवल। तो क्लिंटन ने क्या किया था, वो आके पूरे के टॉप 5 लेयर्स हटा दिए थे उसने, हटा के पॉलिटिकल अपॉइंटीज को डाल दिया था अपने बंदों को, ताकि एजेंडा। तो दैट वाज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ द डीप स्टेट। तो जब जॉर्ज W बुश आए, उन्होंने पूरे क्लिंटन के बंदों को भगा दिया, फिर अपने बंदे आ गए। तो अब इनफैक्ट अगर आप देखें, बाइडेन के बंदे अलग हैं और ओबामा के भी बंदे अलग हैं। सो बाइडेन डिड नॉट हायर ओबामा पीपल, लेकिन कमला हैरिस अगर जीत जाती तो ओबामा के लोग वापस आ जाते थे।